वो व्हाट इज इट, क्या है ये? बहुत सारे वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स। बट इंग्लिश में यदि आपको इंग्लिश को सीखना है तो आपको पहले वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले सब्जेक्ट्स को समझा, सब्जेक्ट इसलिए समझा मैंने, इसलिए सब्जेक्ट आपको समझाया क्योंकि सब्जेक्ट्स आपका क्रक्स होता है, सब्जेक्ट आपका हार्ट होता है ना। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसका हीरो होता है, उसका हार्ट होता है। यदि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप सही सेंटेंस नहीं बना पाइएगा। ठीक है। और यदि आप नेटिव स्पीकर हैं तब तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? आपने हमेशा से सुना है इंग्लिश, तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, आप ग्रैब कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। बट यदि आप नेटिव स्पीकर नहीं है, आप इंडिया से हैं, आपका मदर टंग कुछ और है और आपको इंग्लिश को सीखना है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझो आप। ठीक है। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट, जो हमने खत्म कर लिया। ठीक है, हमने अच्छे से उसका प्रैक्टिस किया, हमने लॉजिकली भी देख लिया, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके देख लिया, हमने प्रैक्टिस कर लिया। तो सब्जेक्ट्स वाइज वी आर गुड। बट देन नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सेंटेंस, और सेंटेंस का एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो एक सेंटेंस को बनाता है। ठीक है। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे। बहुत सारी चीजों का मतलब है, अब वैसे तो जैसे यहाँ पे अलग अलग हमें वर्ड्स दिख रहे हैं। तो जब ये वर्ड्स को आप पढ़ते हैं ना, वर्ड्स को पढ़ते समय ही आपको पढ़ना पड़ता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वो जो 8 आप लोगों ने अलग अलग रटा है ना, आपने 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास में आपने और कुछ नहीं किया, आपने क्या किया? रट लिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को रट लिया है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन होता है, ये सारी चीजों को, प्रीपोजिशन होता है, आपने सबको रट लिया है, राइट? बट आपको समझना पड़ेगा वो सारे वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स हैं, और उन सबको हम मिलाते हैं जब, तब वो सेंटेंस बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच तरह के वर्ड्स, 8 तरह के वर्ड्स सब आए एक सेंटेंस में। बट 2-3 उसमें से जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आएंगे ही आएंगे, जैसे प्रोनाउन, वर्ब, ये आएगा ही आएगा। और तभी जाकर के आपका एक सेंटेंस बनेगा, एक मिनिमम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका द ग्रेट सचिन वन द मैच। अब ये सिंगल सिंगल वर्ड क्या बता रहा है आपको? आप कुछ समझ पाओगे क्या यदि आपके पास कुछ नहीं, केवल ये दिया हुआ है मैच? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच? राइट, मैच का मतलब ठीक है, मैच हो रहा है, मैच है, कुछ मैच होगा, बट किसके बारे में बोल रहे हैं हम, कहाँ बोल रहे हैं, कौन है वो पार्टीज जो जिनके बीच में ये मैच हो रहा है? तो वो सारा इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जब हम इन सारे इंफॉर्मेशन को हम मिलाएंगे तब जाकर के हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, आपको वर्ड सीखना होता है, और वर्ड सीखने का मतलब है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना होता है। ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है जिसको मैंने वर्ड्स के रूप में लिखा है, अलग अलग वर्ड्स अलग कर दिया, राइट? अब इसमें आप जब देखोगे, सो सचिन आपका क्या है? नाउन है। वन क्या है? आपका वर्ब है, एक एक्शन है। सचिन क्या हो रहा है? जीत रहा है, राइट? तो ये क्या हो गया? एक्शन। तो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। और फिर मैच। मैच आपका क्या है? मैच इज ऑल्सो अ नाउन, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है? ये एक ऑब्जेक्ट के जैसा मैच ट्रीट होगा इस सेंटेंस में, है ना? और सचिन जो है वो कैसा ट्रीट होगा? सब्जेक्ट के जैसा। ऑल्दो दीज बोथ बोथ सचिन एंड मैच इज अ नाउन, बट सचिन जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के जैसा ट्रीट होगा, और मैच जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट होगा। ठीक है। क्योंकि मुख्य मुद्दा कौन है? हु वन द मैच, कौन है जो इस एक्शन को ले रहा है या कर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस एक्शन हैपन, है ना? तो वो सचिन है, इसलिए सचिन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इन वर्ड्स के क्लस्टर, यदि हमने कुछ वर्ड्स को मिलाए तो वो क्या होता है, हम देखते हैं। तो चलिए पहले ये देखते हैं। मैंने लिख दिया वन सचिन, मैंने वर्ड्स को मिलाया,
क्या इससे कुछ मुझे समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो इस तरह का जो हम ग्रुप करते हैं वर्ड्स को, जो सेंसलेस है, मीनिंगलेस है, उसका कोई स्थान नहीं है लैंग्वेज में। ठीक है, आप अपने मन से बस रैंडम किसी भी वर्ड्स को साथ में नहीं ला सकते हैं। बट यदि मैंने कहा वन दी मैच, अब आप सोच के देखिए, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि कौन जीत रहा है, कब जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, बट ये जरूर बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि वन द मैच, मतलब मैच को जीता। अब किसी ने जीता होगा वो ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, बट देन ये ऐसा भी नहीं है कि इसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो अपने आप में ये थोड़ा सा मीनिंग है इसका, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो अपने आप में मीनिंग है, बट वो इनकम्प्लीट है। तो हमको समझना पड़ेगा। अब ये जो हमने ग्रुपिंग किया वर्ड्स का, वो कंप्लीटली इलॉजिकल है। बट ये यहां पे जो हमने ग्रुपिंग किया है वर्ड्स का, वन दी मैच, इसका अपने आप में थोड़ा सा अर्थ है, और वो सही अर्थ है। वन दी मैच, जीता, मैच को जीता। ठीक है। सो बट इसमें क्या मिसिंग है? अब इसमें मिसिंग है आपका सब्जेक्ट, राइट? कौन है जिसने इस एक्शन को लिया, या कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्शन को करने के लिए, और उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो सब्जेक्ट यहां पे मिसिंग है। ठीक है। और ऐसे नॉट सेंटेंस बट देन ऐसे ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट मिसिंग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं अंशी? फ्रेज कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सब ने 7th 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है, और इसको पढ़ने से ज्यादा आपने रट लिया है। ये फ्रेज होता है और वो क्लॉज होता है, कौन क्या होता है, क्यों होता है, इस पे कोई नो वन इज बॉदर्ड अबाउट इट, टू गेट इनटू द लॉजिक ऑफ इट। सो आप इसको लॉजिक को समझो, आपको हमेशा याद रह जाएगा, और याद से ज्यादा आप कभी भी इसको किसी को सिखा सकते हो। ठीक है। अब यहां पे यदि मैंने ऐसे बोला, द ग्रेट सचिन, ये अपने आप में सब्जेक्ट है केवल, ठीक है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कुछ और हमें पता नहीं चल रहा है कि ग्रेट ग्रेट सचिन व्हाट, द ग्रेट सचिन व्हाट, द ग्रेट सचिन वन, द ग्रेट सचिन लॉस्ट, द ग्रेट सचिन डाइड, व्हाट आई मीन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी टोल्ड फॉर दिस सब्जेक्ट, वो मिसिंग है यहाँ पे। यदि ऐसा हो रहा है और इस तरीके का ग्रुपिंग है, फिर से इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है, द ग्रेट सचिन मतलब सचिन है जो कोई ग्रेट है ना। इसको फिर से हम क्या कह सकते हैं? अगेन इट्स अ फ्रेज। So the grouping of words which has some meaning but not the complete meaning, ठीक है, which has some meaning but not the complete meaning. So वो complete meaning का मतलब ये है, what is missing? Subject is missing. Subject is missing in phrases. फ्रेज में क्या होगा आपका? सब्जेक्ट मिसिंग होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देखिए सब्जेक्ट, अब यहां पे ये हमें सब्जेक्ट तो दिख रहा है, ठीक है, और यहां पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा था। सो हमें क्या, इस आप ये इससे सीख सकते हैं, बट ये ना बहुत ठोस आंसर नहीं होगा इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, एंड इवन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं पे ना सब्जेक्ट मिसिंग होगा, कहीं पे वर्ब मिसिंग होगा, और कहीं पे ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों मिसिंग होगा, राइट? सो हम ये कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन मिसिंग, जो कि क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। ठीक है। कभी यहां पे आपको ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ठीक है। फ्रेज में आपको जनरली सब्जेक्ट एंड वर्ब एक साथ दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो दिख जाएगा तो वो तो मीनिंग हो जाएगा, एक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। जैसे हमने बचपन में कैसे रटा था, टेंस में आप कैसे रखते थे? राम ईट्स, है ना, ही ईट्स। तो जब केवल आपने बोल दिया, तो इसका मतलब वो अपने आप में मीनिंग भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो खाता है ना, वो रोज खाता है ना, ही ईट्स एवरी डे मे बी।
सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जब आपका मिसिंग होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला इन दी इवनिंग, फ्रेज, राइट। कुछ तो मीनिंग है, कुछ तो मीनिंग है लॉजिकली, ये जो वर्ड्स का क्लस्टर है, जो ग्रुप है वो सही है, बट पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है ना। इन द इवनिंग, व्हाट इन द इवनिंग, राइट, क्या हो रहा है, हु इज देयर इन द इवनिंग, या फिर डाउन द रोड, राइट। अंशिका तुम बताओ कुछ। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अप इन द स्काई, एंड इस तरीके से ढेरों सारे, जहां पे आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो मिसिंग होगा, है ना। हो सकता है सब्जेक्ट रहे, अब केवल सब्जेक्ट ही हो, जैसे द ग्रेट सचिन, है ना, वो भी फ्रेज है क्योंकि वहां पे वर्ब नहीं है उसके साथ। और या फिर हो सकता है वन द मैच, अब वहां पे वर्ब है बट सब्जेक्ट ही नहीं है। अब इन सेंटेंसेस में ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है ना। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज द हार्ट एंड सोल ऑफ अ सेंटेंस। इस बात को आप समझ जाइए। इसको लगे तो आप अपने कहीं पे टैटू वैटू करवा लीजिए, यदि आपको इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को कंट्रोल करना है। अदरवाइज रटते रहिए, रटते रहिए, रटते रहिए, फिर कभी होगा बुढ़ापे में सीखने का आएगा मौका तो सीख जाइएगा, अदरवाइज ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी, निकल जाएगी आपकी, है ना। यू विल नेवर बी एबल टू कंट्रोल इट अनलेस यू आर रेडी टू कंट्रोल और मास्टर दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आपको ये समझना ही पड़ेगा, देयर इज नो इजी वे। ठीक है, सो ये हो गया फ्रेज। सो फ्रेज का मतलब क्या हो गया, पहले तो हमने वर्ड्स को देखा, हमने वर्ड्स को देखा, तो वर्ड्स अपने आप में कोई मीनिंग कैरी नहीं करते हैं, वर्ड्स का अपने आप में मीनिंग है बट ठीक है। बट जब हम वर्ड्स को कुछ लॉजिकल वे में कुछ हम उसको मिलाते हैं, कुछ जमा करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो थोड़ा मीनिंग बनाते हैं बट नॉट फुल मीनिंग, और वैसे केस में हम उसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, है ना। सो द राइट वे टू डिफाइन अ फ्रेज इज a cluster or a combination of words where the combination of subject plus verb is missing। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वर्ब कह रहा हूं बट यहाँ पे ना ग्रामर के आप बुक्स में देखोगे या आपके टीचर शायद रट करके यदि आपको बताते होंगे, आई एम सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीचर, तो वहां पे फाइनाइट वर्ब वो यूज करते होंगे, है ना, क्योंकि बुक्स में फाइनाइट वर्ब लिखा रहता है। अब फाइनाइट वर्ब वगैरह क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेंगे तब हम उस पे आएंगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम करेंगे मे बी लेटर इन द क्लास, एक दो वीडियो क्लासेस के बाद, बट अभी फिलहाल तो हम फ्रेजेस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फ्रेज हो गया। अब ऐसा कौन सा सेंटेंस का टाइप हो, या फिर सॉरी, ऐसा कौन सा वर्ड्स के ग्रुपिंग का टाइप हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहा है, फिर हम क्या कहेंगे उसे। फॉर एग्जाम्पल, अंशिका एक एग्जाम्पल बताओ। राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। अब यहां पे देखो आप, कौन है जो इस वर्ब को कर रहा है, कौन है जो इस एक्शन को कर रहा है, राम। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस एक्शन हैपन, राम। सो राम सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका एक्शन हो गया विच इज वर्ब, फाइनाइट वर्ब कह लो, वर्ब कह लो, है ना। एंड राम इज रीडिंग अ बुक, मतलब यहाँ पे हमें एक पूरा सेंस हमें मिल रहा है ना, हमें एक पूरा सेंस मिल रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस आ रहा है यहाँ पे, है ना, कि कौन है जो कुछ कर रहा है और वो किसके ऊपर कर रहा है ना। सो जब इस तरीके का हमें ग्रुप मिले, वर्ड्स का क्लस्टर मिले, कॉम्बिनेशन मिले, तो हम इसे क्या कहेंगे अंशिका, क्लॉज, क्लॉज।
सो यदि आपसे किसी ने पूछा कि बेटा क्लॉज क्या होता है, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बोलना है कि क्लॉज इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, और क्लॉज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए ये एक पूरा सेंटेंस बन रहा है अब। ठीक है, सेंटेंस बन रहा है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है कुछ ना कुछ, राइट। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो भी चलता, बट स्टिल ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है ना। और यही हमारा क्लॉज भी है। तो दिस इज अ क्लॉज। सो क्लॉज का मतलब क्या है, जहां पे मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा उसे मैं क्लॉज कहूंगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अंशिका, दिस पार्ट इज विजिबल, हम्म, दिस पार्ट नहीं पूरा नहीं, थोड़ा सा ऊपर till बस। here, right? So if I'm writing because Ram is reading, अब यहां पे देखिए, क्या आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अंशिका, व्हाट अबाउट यू? कैन यू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट? राम। Ram, because again this is an action, and who is responsible to make this action happen? राम। Ram. So भैया यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है, इसका मतलब ये क्लॉज तो है। बट माइंड इट, यहाँ पे बिकॉज भी लगा हुआ है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि राम पढ़ रहा है। मतलब क्या ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो सकता है क्या? कभी आपने ऐसा केवल सेंटेंस देखा है क्या, बिकॉज राम इज रीडिंग? अरे व्हाट द हेल हैपेंड बिकॉज ऑफ विच वी आर सेइंग राम इज रीडिंग? मतलब पहले हुआ क्या था जिसके कारण राम पढ़ रहा है, मतलब हमें ये बोलना पड़ रहा है बिकॉज राम इज रीडिंग, है ना। तो यहाँ पे ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, वाइल दिस इज अ क्लॉज। ये क्लॉज है, बट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो इस तरीके के क्लॉज को हम क्या कहेंगे अंशी? डिपेंडेंट क्लॉज। या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज। विजिबल, राइट? तो या तो आप इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ना कंजंक्शन है ना। मतलब सेंटेंस हमारा ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। वहां पे कुछ और भी होना है, तब जाकर के ये पूरा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सो आपको बस ये समझना है कि क्लॉज का मतलब देखिए, अब पूरा का पूरा एक सेंटेंस जरूरी नहीं कि क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस, तो हम कभी नहीं कह सकते हैं। बट 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 इफ इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ क्लॉज। यदि एक सेंटेंस है पूरा तो वो क्लॉज है। बट यदि एक क्लॉज है तो जरूरी नहीं है कि सारे क्लॉज सेंटेंस होंगे। देखिए, ये वाला क्लॉज सेंटेंस है, बट ये वाला क्लॉज इज नॉट अ सेंटेंस, right? Why? Because this is a dependent clause, this is a subordinate clause, while independent clause जो है वो क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में मुझे आपको फ्रेज एंड क्लॉज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लीन करना था, समझाना था, क्लियर करना था। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और 6 यहाँ पे या 7 क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा, और मैं देखना चाहता हूं कि आप अब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, इज इट अ फ्रेज और इज इट अ क्लॉज। सो लेट्स डू इट। ठीक है जी, सो ये मैंने 8 क्वेश्चंस बना लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना लिए। अब आपको बताना है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो, आप पहले अपना लिख लो आपको जो लगता है, एज इन ये फ्रेज होगा, या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, या फिर ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, है ना, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सब ऑर्डिनेट एंड डिपेंडेंट आर सिनोनिम्स। ठीक है, तो चलिए हम भी पढ़ते हैं और देखते हैं। सो पहला है, राम रीड्स कॉमिक बुक। ठीक है, यहां पे मुझे सब्जेक्ट भी दिख रहा है, यहां पे मुझे वर्ब भी दिख रहा है। अब जब मुझे सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है
और मुझे किसी और के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं लग रहा है, कोई कंजंक्शन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए अंशी? Independent clause. सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ही क्या होगा? सेंटेंस भी है, राइट? दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. सेकंड, एज शी वॉज टॉकिंग टू हर मदर. ठीक है, यहाँ पे मुझे वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये वर्ब को करने वाले भी दिख रही है, मतलब सब्जेक्ट. सो मुझे सब्जेक्ट भी दिख रहा है, मुझे वर्ब भी दिख रहा है, मतलब ये फ्रेज तो नहीं है. इसका मतलब ये है तो भैया क्या? Clause. क्लॉज है. बट कैसा क्लॉज है? एज शी वॉज, मतलब ये जो सेंटेंस का पार्ट है, ये वाला जो क्लॉज है, वो किसी और क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा, गारंटीड, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज है ना? एज का मतलब, अब जैसे यहाँ पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं? एज का मतलब, एज एज का मतलब जैसे, यू नो, जैसे शी वाज टॉकिंग टू हर मदर, एज, है ना? सो इसको हम क्या कहेंगे? Dependent. दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज. थर्ड, सिंस इट वॉज हिज बर्थडे. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट तो है, और यहाँ पे आई मीन सब्जेक्ट के साथ फाइनाइट वर्ब भी है, बट यहाँ पे सिंस भी लगा हुआ है. सो सिंस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है तो क्लॉज, फ्रेज तो नहीं है. फ्रेज होने के लिए सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब दोनों में से कुछ भी नहीं होना था, राइट? सो यहाँ पे तो है, यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्लॉज है, बट सिंस लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा तो अपने आप में एक सेंटेंस नहीं है, और ये फिर कैसा क्लॉज होगा? Subordinate. सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज. नाउ फोर्थ वन, आई लव टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स. अगेन ये तो बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे देख लिए सब्जेक्ट्स, आप लोग खोज सकते हो. आप इसमें दिस वन आप वर्ब खोज सकते हैं, है ना? तो आप फाइनाइट वर्ब आप देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, और यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी हमें नहीं दिख रही है, ये अपने आप में एक क्लीन सेंटेंस मुझे दिख रहा है. तो हम इसे क्या कहेंगे? Independent clause. इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, राइट? नाउ कम्स डाइड इन द मिडिल ऑफ जंगल, है ना? अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. मेरे पास वर्ब है डाइड, बट कौन, हु, कौन है जो उस एक्शन को कर रहा है? आई मीन कोई तो मरा होगा ना इन द मिडिल ऑफ जंगल, बट वो कौन है वो हमें नहीं पता है. इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? Missing. सब्जेक्ट मिसिंग है, और इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो मिसिंग है. सिंपल हो गया, यहाँ पे तो हमें क्लॉज के बारे में सोचना ही नहीं है, वो पाप चढ़ेगा आपको, है ना? आप क्या बोल दोगे इसको? दिस इज अ फ्रेज, है ना? अब आता है शाइनिंग इन द स्काई. अगेन शाइनिंग इज एन एक्शन, फाइनाइट वर्ब भी है, बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या? व्हाट इज शाइनिंग इन द स्काई? इज इट स्टार, इज इट सन, इज इट सम यूएफओ, और इज इट सम पर्सन? आई मीन व्हाट? वो यहाँ पे है ही नहीं, सब्जेक्ट तो है ही नहीं. जब सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो मिसिंग होगा, तो फिर से आपका क्या हो गया? ये Phrase. फ्रेज हो गया. नाउ कम्स ऑल्दो इट वॉज रेनिंग. यहाँ पे आपका सब कुछ है, सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, और सब हो रहा है, लेकिन ऑल्दो लगा हुआ है ना? सो ऑल्दो लगा हुआ है, तो फिर से ये क्या हो गया? डिपेंड कर रहा है किसी और क्लॉज पे, है ना? तो फ्रेज तो है ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें सब कुछ है. तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉज होगा, और क्लॉज में भी कैसा हो जाएगा? डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, लास्ट वन, इन मिडल ऑफ नोवेयर.
अगेन, हु इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, किसके बारे में बात हो रही है? मिसिंग है, राइट? सब्जेक्ट इज मिसिंग। यदि सब्जेक्ट मिसिंग है ना, फाइनाइट वर्ब मिसिंग है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? PHRASE, फ्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्रेज एंड क्लॉज हो गया कंप्लीट। अब आपको करना होगा प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर इट विल कम इन योर कमांड, एंड देन इसी तरीके से आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और अच्छे से सीख सकते हैं। Otherwise, you will always fight, you will always struggle, you will always have trouble understanding the structure of sentence and then making sentences on your own. ठीक है, तो इन सिंपल सेंटेंसेस से ही आप कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ जाते हो धीरे धीरे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास बचता है, नॉट बचता है, बहुत सारी चीजें बचती हैं, बट हम जो देखेंगे वो देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे।